एक ऐसे वक्त में जब टीवी स्क्रीन पर एक मशहूर फिल्म अभिनेता के बेटे को बेल मिली या नहीं मिली, किस वकील ने उनके लिए क्या दलीलें दी, कौन हंसा कौन रोया, किसने सेल्फी खिंचाई, इस पर बात हो रही है। हमें लगा कि बात इस पर भी होनी चाहिए कि इस वक्त देश में कितने अंडर ट्रायल कैदी हैं, उनमें से कितने बरसों से जमानत का इंतजार कर रहे हैं, जबकि तमाम न्यायिक सुधारों वाली कमेटियों ने, तमाम न्यायाधीशों ने बार बार ये कहा कि बेल एक्सेप्शन नहीं होती है। इसलिए हमने सोचा कि विस्तार से बात हो बेल या जेल पर, एक ऐसे केस के बहाने जिसमें सब लोग किसी ना किसी तरह से दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये तो एक कहानी है। दूसरी कहानी है हिंदुस्तान की सरहदों की निगहबानी की। जब पिछले बरस चीन से हमारी झड़प हुई, तब अचानक से हमारी सेनाओं को जरूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसे हमारे पास संसाधन हो, कुछ ऐसे उपकरण हो, कुछ ऐसे टोही विमान हो, कैमरे हो, तकनीकी हो कि हम दुश्मन को दूर से दूर तक देख सकें। और अब भारत उस रक्षा जरूरत को पूरा करने वाला है। तो कौन सी खरीद है जो लगभग फाइनल हो चुकी हैं, और इस पूरी खरीद की प्रक्रिया में क्या क्या हुआ, ये दूसरी कहानी है। तीसरी कहानी है रविंद्रपुरी बनाम रविंद्रपुरी की। दो दो व्यक्ति एक ही नाम के, पर दो अलग अलग व्यक्ति कैसे अखाड़ा परिषद के अपनी अपनी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बन गए। नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद क्या रस्साकशी चल रही है, कौन से मंत्री हैं जो अभी भी मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। और फिर बात है चौथी कहानी की, जो आयुर्वेद हमारी जिंदगी में अब किस तरह के बदलाव ला रहा है, कैसे लोगों का उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है, उसके बारे में है। एक कहानी और है जिसमें हमारे देश के सैनिकों को या सेंसिटिव प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को टारगेट किया जाता है। एक साधारण सी दिखने वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, किसी नेहा, किसी अंजलि, किसी पूजा की बातचीत होती है, अंतरंगता बढ़ती है, और जब तक वो संभल पाते हैं तब तक पता चलता है कि वो एक जासूसी के, आईएसआई के द्वारा चलाए गए नेटवर्क के शिकार हो चुके हैं। ये नेटवर्क कैसे चलता है, कैसे जवानों को और दूसरे लोगों को ट्रैप करता है। आप सोच रहे होंगे कि नेता नगरी में आज ये सब क्या बातें हो रही हैं। ये लाइनअप नेता नगरी का नहीं है, ये इस हफ्ते आ रही इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन का है। इस मैगजीन में आपको देश के तमाम मुद्दों पर विस्तार से आलेख मिलेंगे। अगर आप ये मैगजीन पढ़ना चाहते हैं तो अपने नजदीकी न्यूज स्टैंड पर जाएं और जरूर मांगें अपनी इंडिया टुडे हिंदी की कॉपी। और इस मैगजीन के बारे में, इस इशू के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आपको मैगजीन में ब्यौरे मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मैगजीन को अभी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको नेता नगरी के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट इशू को आप एक कम कीमत पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। खासतौर पर जो विदेश में बैठे लोग हैं, जिन तक इंडिया टुडे हिंदी नहीं पहुंच पाती, उनके लिए भी ये सुविधा है। जो देश में बैठे लोग हैं और मोबाइल किस्म के लोग हैं, उनके लिए भी ये सुविधा है। इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के बारे में आपकी प्रतिक्रियाओं का बतौर संपादक के तौर पर मुझे इंतजार रहेगा। चलिए अब इस सूचना को यहीं पर विराम देकर बढ़ाते हैं उस कार्यक्रम को जिसका शीर्षक देखकर आप यहाँ तक आए हैं। नेता नगरी के सत्र में बात होगी अब बिहार की, जहां पे एक बड़े नेता का दोबारा आगमन हुआ है। 3.5 साल बाद लालू प्रसाद यादव वापस पटना पहुंचे हैं अपने घर, और अपने घर पहुंचे हैं तो बिहार की राजनीति में भी वापस पहुंचेंगे। लेकिन उनके आने तक जो बीच का ये वक्फा बीता है, उसके अंदर कितना बदल गया है बिहार और कितनी बदल गई है बिहार की राजनीति, उसको समझने के लिए आज हम चेष्टा करेंगे। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ने वाले हैं। पहले मेहमान है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट पुष्यमित्र। आप लंबे समय तक प्रभात खबर से जुड़े रहे और आपकी किताब भी आई है जो खूब पसंद की गई, रुकतापुर, जिसमें आपने बताया कि बिहार की जो विकास गाथा है वो कहाँ आकर के वो रुक जाती है, और हाशिए के जो इलाके हैं, दूर दूर के इलाके, वहां जा करके आपने रिपोर्ट्स की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। दूसरे मेहमान हमारे साथ होंगे इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह, वो भी आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन शुरुआत हम पुष्यमित्र जी आपके साथ ही करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में आपका। ये धन्यवाद सर। पहले तो मैं ओपनिंग रिमार्क्स ही चाहता हूँ। लालू प्रसाद यादव वापस आए तो अलग अलग तरह से उसको प्रेस ने ट्रीट किया। किसी ने कहा लायन ऑफ बिहार इज बैक, तो कोई एक बीत चुके लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करने लगा कि अब वो आए तो हैं लेकिन अब पहले से ज्यादा सयाने हो गए, बूढ़े हो रहे हैं, उम्र अब कितनी बची है, कितना फ्लेयर बचा होगा उस लालू प्रसाद यादव का, जिनके जो पसंद सिर्फ बिहार में नहीं दिल्ली और पूरे देश में किए जाते थे उनके स्टाइल के लिए। पॉप स्टार हुआ करते थे वो पॉलिटिक्स के एक टाइम तक।
आप कैसे देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव की वापसी को? देखिए, लालू जी बिहार में आए हैं और बिहार में ही नहीं, देश भर में उनको लोग पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए अपने शुरुआती वर्ष में बहुत सारा काम किया। एक तो ये, दूसरा उनको उनकी धर्मनिरपेक्षता को लेके जो एक छवि रही है और काम रहा है, उसको भी लोग पसंद करते रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ कुछ दिक्कतें भी रही है, जो राजद खुद समझती रही है, और राजद के साथ भी दिक्कतें रही है। कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और कभी कभी उनका एग्रेशन बिहार में उनके वोटरों को उनसे दूर ले जाता है। पिछले चुनाव में ही हम लोगों ने देखा था कि लगभग राजद बिहार में चुनाव जीतने की स्थिति में थी, लेकिन कुछ ऐसा एग्रेशन हुआ आरजेडी की तरफ से कि कुछ सीटों से वो मिस हो गई, और राजद के अंदर भी इस बात को लेकर बहस चलती रही है कि क्या हम लोगों को अपना तरीका बदलना चाहिए। तेजस्वी लगातार कोशिश करते रहे कि वो अपने और पार्टी की छवि को बदलें। लेकिन अभी जब लालू बिहार में आए तो उन्होंने पहला ही जो रिमार्क किया बहुत विवादास्पद हुआ। हालांकि उसकी अलग अलग व्याख्याएं हुई। कांग्रेस के प्रदेश नेता पर उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर विवाद हो गया। तो दोनों तरह की बातें हैं। तो लालू जी का आना क्या बिहार में राजनीति को संजीवनी देगा या फिर उस नुकसान की तरफ ले जाएगा, ये दोनों बातें हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। सर, जैसे हम ये देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने, आपने बिल्कुल ठीक मतलब ये कहा कि उन्होंने जो सोशल अपलिफ्टमेंट की राजनीति उन्होंने की। ऐसे समाज के जो हिस्से थे जिन्होंने कभी पावर का पी नहीं देखा था, उनको उन्होंने एम्पावर किया और उसलिए उनको अब वो याद रखे जाएंगे पॉलिटिक्स में उस चीज के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इधर बीच पॉलिटिक्स का ये ब्रांड अब थोड़ा सा कम पॉपुलर हो गया है, और अब एक वो जो जिसको कहते हैं डिलीवरी बॉय वाली पॉलिटिक्स की, आप क्या डिलीवर करते हैं, स्कीम आपके पास में क्या है, आप सिलेंडर रखवा रहे हैं क्या, आप संडास बनवा रहे हैं क्या। मतलब मैंने 2 स्कीम एक पार्टी की गिना दी, लेकिन सारे सक्सेसफुल। आप ममता बनर्जी को बंगाल में जाकर के आप उनके कैंपेन से पहले देखेंगे तो वो भी डिलीवरी बॉय वाली पॉलिटिक्स थी, छोटी छोटी स्कीम में हितग्राही जमा करना। और अब बीजेपी बिहार में भी पावर में है। हमें समझना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स किस तरह बिहार की इन 3.5 सालों में चेंज हो गई, जो लालू प्रसाद यादव दूर बिताते हैं पटने से। लालू यादव जब तक बिहार से दूर रहे, हम लोग पिछले चुनाव में ये भी देखा कि तेजस्वी खुद उस छवि से अपने आप को निकालना चाह रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जो पोस्टर लगे थे उसमें लालू जी नहीं नजर आ रहे थे, और ये ऐसे ही अनजाने तरीके से नहीं किया गया होगा, उसके पीछे कोई कोई पॉलिसी रही होगी। और फिर तेजस्वी ने ये भी नारा दिया था कि वो सबका विकास करेंगे, और वो अपने आप को उस लड़ाई से निकाल रहे थे कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जिसके कारण बहुत सारी कटुताएं हुई है पिछले दिनों में, उससे भी निकालने की कोशिश कर रहे थे, और उस दिशा में जा रहे थे ताकि सब उनको अपना नेता माने। तो ये बदलाव राजद में होने की तैयारी तो हुई थी, लेकिन लास्ट आवर में बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ियां ऐसी हुई। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव जो पिछले साल हुए थे, उसमें जब ऐसा लगा कि राजद अपने स्ट्रेटजी को लेकर सफल हो रही है, तो उसके जो कोर समर्थक थे उन्होंने बहुत एग्रेशन दिखाना शुरू किया ग्रामीण इलाकों में। तो लास्ट फेज में इसका उनको नुकसान हुआ। तो राजद ये समझती है कि उनको एग्रेशन नहीं दिखाना है, पहली बात। दूसरी बात की जो उनकी आखिरी दिनों में पॉलिटिक्स हो गई थी, जिसको 22 समीकरण में हमारे यहाँ कहते हैं यादव और मुस्लिम, इससे बाहर निकलना है और उनको सभी पिछड़ी और दलित जातियों का अम्ब्रेला बनना है। ये बात राजद में लगातार चलती रही है स्ट्रेटजी के लेवल पर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर वो अपने पुराने ढर्रे पर चले जाते हैं, तो उसका उनको नुकसान होता है। जो सिर्फ सवर्ण जातियां ही नहीं, कई अति पिछड़ी जातियां और दलित जातियां भी इससे घबराती हैं कि वो एग्रेसिव हो रहे हैं। सर, लालू प्रसाद यादव के बहुत अच्छे मित्र अब आर्क राइवल और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, इन दोनों के बीच में अभी एक रिसेंट एक्सचेंज हुआ। लालू प्रसाद यादव बोल गए कि हम वापस आए हैं तो सर्वनाश करने के लिए आए हैं। नीतीश ने चुटकी ले ली इस बात पर, उन्होंने कहा कि वो चाहे तो गोली मरवा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये एक दोनों तरफ से एक एक स्टेटमेंट्स तो दिए गए, लेकिन दोनों लीडर्स के साथ में यही दिक्कत है कि उनका एक
कॉमन एनिमी अगर नहीं है तो कम से कम प्रॉब्लम उनकी कॉमन है कि एक बहुत एग्रेसिव नेशनल पार्टी अब बिहार में अपने लिए जगह बना रही है और अग्रेसिवली वो धीरे धीरे अब नई जमीन अख्तियार करती जा रही है। उसके पास पहले जो प्रॉपर्टी है उसके साथ में इस चीज की हिट नीतीश कुमार भी फेस कर रहे हैं सरकार में रहते हुए, लालू प्रसाद यादव फेस कर रहे हैं सरकार से बाहर ऑपोजिशन में बैठते हुए। क्या अब कोई भी संभावना बची है दोबारा नीतीश हृदय परिवर्तन की या लालू के हृदय में नीतीश के लिए जगह बनने की? देखिए, नीतीश जी की राजनीति की ताकत ही यही है कि वो अपने आप को मूवेबल बना के रखते हैं। अगर जिस दिन उनका ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा कि वो कहीं और नहीं जा सकते हैं, उस दिन से उनका पतन शुरू हो जाएगा। जब तक ये उनके पास संभावना है कि वो आरजेडी में जा सकते हैं, तब तक वो बीजेपी उनको बर्दाश्त करती रहेगी। और मान लीजिए वो आरजेडी के साथ भी थे तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी कि कभी भी वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, वही उनको ताकतवर बनाती थी। हम लोग जरूर उसको कई लोग विपक्षी पार्टी के लोग या दूसरे लोग कहते थे कि ये पलटू बाबू हैं और दूसरी चीजें हैं, इस जंग को समझते हैं, लेकिन यही उनकी ताकत भी है कि उनके पास एक बार्गेनिक पोजीशन है और इसका वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं। केवल बदलने में नहीं, वो अपनी स्थिति को मजबूत करने में। अगर आज 40-44 सीट के बावजूद नीतीश सीएम है तो उसकी वजह यही है कि वो बीजेपी अभी भी इतना मजबूत होने के बावजूद ये सोच रही है कि शायद ये आरजेडी के साथ जा सकते हैं और अगर चले गए तो फिर उनका सपना अधूरा हो जाएगा। हमने लालू की वापसी वगैरह को डिस्कस किया था, नीतीश कुमार वगैरह के स्टेटमेंट्स, लेकिन क्योंकि अब हमारा पैनल पूरा हो गया है कोरम के साथ साथ, संतोष जी और पुष्पमित्र जी दोनों के लिए हम एक क्वेश्चन पोस्ट करना चाहते हैं। दोनों अपने अपने हिसाब से उसका जवाब दीजिएगा। ऐसा नहीं होता कि बिहार कभी खबरों से बाहर रहे, उसकी खबरें बनती हैं और वो नेशनल प्रेस में बिल्कुल अपना स्थान पाती हैं, जो कि होना ही चाहिए, भले वो दिल्ली से कितना भी दूर हो। लेकिन जो ये नॉइस आता है यहाँ दिल्ली तक के, उसमें कौन से वो एक्चुअल मुद्दे हैं जो पीछे रह जाते हैं किसी एक पॉप स्टार नेता की वापसी में या एक सीएम के ये कहने में कि वो चाहे तो हमें गोली मरवा दें? कौन सी वो चीजें हैं जो जमीनी स्तर पे बिहार के लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं लेकिन उनकी बात नहीं हो रही है बिहार के प्रेस में भी, नेशनल प्रेस में भी? जी, दरअसल ये तो जरूर डिस्कशन हो रहा है, अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं कि आप गोली मरवा दें या विसर्जन कर दें या फिर बकचोनर जैसी शब्दावली भी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीजें धरातल पर नहीं आ रही है वो है यहाँ के जमीनी मुद्दे। जो चुनाव हो रहा है कुशेश्वर स्थान का, वो जगह हमेशा बाढ़ से डूबी रहती है और वहाँ हर साल कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। वहाँ जो नेता पहुंच रहे हैं अभी उसकी तस्वीरें आ रही है, अभी भी सड़कें वहां नहीं पहुंचने के लिए है और वहाँ बहुत सारी विकास संबंधी परेशानियां हैं, उनकी बात नहीं होती है। अभी जो बात हो रही है वो शब्दों पर हो रही है, कौन किस पर कैसे हमला कर रहा है और कैसे राजनीति कर रही है और उसका क्या फायदा होगा। तो ये बात तो हो रही है, लेकिन जो वहां होना चाहिए था इतने सालों के बाद वो नहीं हुआ, ये बात नहीं आ पा रही। जैसे पुष्पमित्र जी ने कहा कि अब चर्चा विकास के मुद्दों की नहीं होती है, उन्होंने घुमंतु पत्रकारिता करके अपनी किताब में ये सारी बातें लिखी थी। इस तरह की चर्चा वो बाढ़ की, कुशेश्वर स्थान तो बाढ़ में 6 महीने से ज्यादा रहता ही है। और तारापुर में होके आया, तारापुर में भी महसूस किया कि इट बॉयल्स डाउन टू कास्ट ओनली, कास्ट कास्ट कास्ट। सब लोग अपना कास्ट का कैलकुलेटर लेके बैठ गए हैं कि किस जाति का कितना वोट आने वाला है। और इलेक्शन की रैलियों में विकास की बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी गए, 2-3 बार गए, उन्होंने विकास की बात की कि हमने पंचायती राज में ये दिया, जितना भी था वो उनका एक स्टैंडर्ड लाइन होता है, वो सारा उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसी रैली में वैश्य का एक छोटा सा नेता ज्वाइन किया। तो एक देखिए कि इतना एक ये है घबराहट है कि जस्ट बिकॉज की आरजेडी ने एक वैश्य कैंडिडेट अरुण कुमार साहब को दे दिया है, या फॉर दैट मैटर कुशेश्वर स्थान में एक मूसर कैंडिडेट को दे दिया है जिसका कि तकरीबन 30,000 करीब 30 से ऊपर पॉपुलेशन है, जो कि पहले किसी पार्टी ने नहीं दिया था। तो घबराहट होने लगती है, सब लोग अपना वो कैलकुलेशन लेकर के बैठे हुए हैं। तो इसमें विकास के मुद्दे जो इशू होते हैं ना वो छूट जाते हैं कि आप तारापुर के डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है। कुशेश्वर स्थान का सबसे बड़ा वाटर लॉगिंग का वाटर वाला इशू है। तेजस्वी ने भी ट्वीट किया था अपना जर्नी करते हुए, रोड दिखा रहा है। तो वो रोड तो ऐसा नहीं है कि आप भी 2.5 साल तो लगभग जो भी था 20 महीने आप भी रहे, आप भी बना सकते थे, आरसीडी आप ही के अंदर में था। तो कोई डेवलपमेंट की बात वहां नहीं करता है। क्या बिहार के क्या क्या इशू हैं आप देखिए। अब ठीक है, बिजली, सड़क, पानी में मोर और लेस नीतीश कुमार ने काम कर दिया है।
हम इंडस्ट्री की बात नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कभी नहीं होती है कि क्यों अभी भी पलायन क्यों जारी है, अभी कोविड में जो लोग रिटर्न हुए और फिर वापस क्यों चले गए, रिवर्स माइग्रेशन क्यों हुआ, आने के बाद फिर क्यों चला गया, चले गए, अभी जो कश्मीर में आ रहे हैं तो क्यों हम भागलपुर के लोग मारे गए, क्यों हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे डिस्कस नहीं होते हैं और घूम फिर करके ये त्रासदी है, ये जो भी जैसा भी कह रहे हैं, कास्ट एक रियलिटी है। प्री कॉलोनियल टाइम से लेके पोस्ट कॉलोनियल टाइम तक कास्ट का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रहा है, लेकिन कास्ट का उपयोग सबने अपने अपने तरीके से किया है। जेफरी वेट्सो ने अपनी किताब डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट बहुत बढ़िया से कास्ट को समझाया है, उन्होंने लाठी को भी समझाया है। तो घुमा फिरा के जब इलेक्शन आता है तो आप लिस्ट देखिए सारी पार्टियों की, सारे दावे उनके हो जाएंगे, सब वो आप देख के वो लिस्ट से ही पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से वो कास्ट का कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ है। जी मेरा सवाल आप दोनों ही लोगों से है, पुष्यमित्र जी से भी और संतोष सिंह जी से भी, कि बिहार से ही आने वाले एक एक्स चुनावी रणनीतिकार और नेता हैं प्रशांत किशोर, जो बीते दिन अपने एक बयान के चलते सुर्खियों में लौटे थे कि राहुल गांधी मुगालते में हैं और बीजेपी यहाँ रहने वाली है, और जब तक आप सच्चाई नहीं स्वीकारेंगे यू कैन नॉट प्रेजेंट अ क्रेडिबल अल्टरनेटिव। अगर इसी बयान को हम बिहार के कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहें तो क्या ये जो एक नीतीश ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, लालू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, उससे आगे भी किसी नेता किसी विचार के लिए राजनीतिक संभावनाएं बन रही हैं, या अभी इन्हीं दो ध्रुवों के बीच पॉलिटिक्स बाय एंड लार्ज ऑसिलेट होगी? दैट ग्रेट थ्योरी की 3 ब्लॉक हैं जिसमें से जो 2 क्लब हो जाएंगे वो जीत जाएंगे, बीजेपी जेडीयू, फिर जेडीयू आरजेडी, फिर बीजेपी जेडीयू। देखिए, मैं इसको इस तरह से देता हूं कि बीजेपी हमेशा ये सोचती है कि एक स्टेट में पावर हम शेयर करके अगर हमको लोकसभा में 39 सीटें आ रही है, 35 सीटें आ रही है, इट इज वर्थ अ डील। दूसरी बात, बीजेपी ने अपनी लीडरशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ऑल सेड एंड डन, आपने सुशील मोदी को हटाया, आपने 2 कैसे आदमी को लाया कि जिनकी कोई स्टेट पॉलिटिक्स में स्टेक होल्डर नहीं थी, जिनकी चर्चा नहीं होती थी, उनको लाया। आपने सेकंड जनरेशन लीडरशिप आपने प्रिपेयर नहीं किया और नीतीश कुमार के अगेंस्ट में आपने कोई लीडरशिप नहीं दी है। तो मैं अभी नहीं लगता है कि मुझे ये बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कुछ शिफ्ट आने वाला है। बाद में ऑफकोर्स बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो जाएगी, जेडीयू जब नहीं रहेगी, कुछ सबस्यूम होकर के दूसरी तरफ चली जाएगी, कुछ बीजेपी की तरफ आ जाएगी, कुछ आरजेडी की तरफ आ जाएगी, तब हो सकता है कि 2 ध्रुवी हो जाए। अभी फिलहाल 3 ध्रुवी हो जाएगी और बीजेपी अभी अपनी लीडरशिप में इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं आ रही है। नित्यानंद राय ऊपर से दिखते हैं कि नित्यानंद राय हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। 2015 वाज द बेस्ट चांस जिसमें कि वो एक रिस्क ले सकती थी। आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि प्री पोल सिनारियो में बीजेपी का कोई लीडरशिप नहीं होगा। अब यूपी इलेक्शन के बाद क्या डायनामिक्स चेंज होता है, उसके बाद बिहार की कितनी परिस्थिति बदल जाएगी, आई एम नॉट वेरी श्योर, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ये लोग चेंज करेंगे। और अभी तक ऐसा कहीं से मुझे कोई हिंट नहीं आ रहा है, जिसमें बात करने से हिंट नहीं आ रहा है। कुछ हल्कों में बातचीत होती है कि ठीक है तारकिशोर प्रसाद से नाराज हैं तो दूसरे को चेंज करेंगे, लेकिन एक लीडरशिप नीतीश कुमार के ब्रांड, नीतीश को चैलेंज करने वाला, एटलीस्ट उनके इक्वल तक जाने वाला कोई लीडरशिप मुझे बीजेपी की तरफ से आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए पार्टी जरूर स्ट्रांग रहेगी, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप। तो संतोष जी, ये तो बीजेपी की बात हो गई। मैं इन दोनों के अलावा तीसरे ऑप्शन के बारे में जानना चाह रहा था। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने शामिल कराया, प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रस्थान बिंदु हमेशा से बिहार रहा है, वो जब जेडीयू में थे तब भी सक्रिय थे, युवाओं को जोड़ रहे थे, सब कर रहे थे। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कन्हैया कुमार की जहां तक बात है कि कांग्रेस के पास बेस्ट ये ऑप्शन था, ठीक है। आप कन्हैया अगर जल्दीबाजी में नहीं है, उनको अगर लगता है कि अगर 2024 का बेगूसराय जीतना लक्ष्य है, तब तो जल्दीबाजी में होंगे। हाँ, अगर कांग्रेस लीडरशिप में इन्वेस्ट करना चाह रही है, कन्हैया कैन वेट, तो फॉर नाउ अभी तुरंत कुछ चेंज नहीं होने वाला है। वो ये कर सकता है कि सबसे पहले तो कांग्रेस को आरजेडी से अलग हटकर अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए तेजस्वी जब तक है वो एक यंग लीडरशिप में वो उस स्लॉट में फिट नहीं करता है। वो बिटरनेस अभी से दिख रहा है तेजस्वी और कन्हैया के बीच में। मुझे नहीं लगता है कि वो मंच शेयर करेंगे, और तो वो तेजस्वी वाले स्पेस में कहीं कहीं वो कन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि वो रेबल रॉजर है, बहुत अच्छा बोलता है।
तो उस स्पेस में मुझे नहीं लगता है। बट हाँ, कन्हैया को अभी टाइम है, अभी 3 साल काफी समय है, अभी घूम घूम करके प्रचार कर सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल, पंचायत लेवल से लेके ब्लॉक लेवल तक अगर घूमेगा तो पार्टी को मजबूत कर सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में एक कांग्रेस इमर्ज कर सकती इन फ्यूचर। बट फॉर नाउ मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल होने वाला। प्रशांत किशोर की बात की, अभी तो फिलहाल बिहार की पॉलिटिक्स में आए नहीं, और आएंगे भी तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स के लिए बिहार में बहुत ज्यादा जगह है। उनकी वो डिजिटल वंडर के अलावा एक्सेप्टेबिलिटी मैं नहीं देख रहा हूँ। और ठीक है, सब कुछ ठीक है। वो एक, जैसे अब लास्ट डिस्कशन में आपसे बातचीत हो रही थी, जो हमने राजदीप ने कहा था कि वॉर रूम जनरल हु कैन प्रिपेयर ए जनरल हु नीड्स ए जनरल, तो उस रोल में आ सकते हैं। लेकिन मैं लीड रोल में मैं ही नहीं देखा, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं देख रहा हूँ। दूर से दिखता होगा लेकिन मुझे नहीं लगता है। आप और अपर कास्ट पॉलिटिक्स का वो अभी वो दौर नहीं है जो बिहार में वो चलेगा। तो उसको अपने टाइटल का, अपने सरनेम को सरक करके, आप सरग ऑफ करके बिहार में पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो आई डोंट सी एनी ग्रेट फ्यूचर फॉर प्रशांत किशोर फॉर नाउ इन बिहार। सर, अभी तक हमने बात, जब हम बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में कर रहे थे, हम लालू की वापसी के ऊपर चर्चा से शुरुआत हुई थी। जब पुष्यमित्र जी से बात चल रही थी, तो एक चीज जिसका जिक्र अभी तक रह गया था, वो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव 2 रेल्म्स में वापस आए हैं। एक, वो वापस आए हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, ऑब्वियसली आरजेडी के वो पितृ पुरुष हैं। दूसरा, वो आए हैं अपने परिवार में भी वापस, जिस फैमिली के अपने फैमिली डायनामिक्स भी हैं, और हम नहीं किसी की फैमिली को डिस्कस करना चाहते, लेकिन वो पॉलिटिक्स में हैं, उस फैमिली के किरदार, तो उसी हैसियत से वो चर्चा का विषय बन जा रहे हैं। तो हम ये समझना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की वापसी कितना अपसेट कर सकती है या डेवलप कर सकती है फैमिली के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको। इस चीज को लेकर के किसी को संशय नहीं है कि आरजेडी अब किसकी पार्टी है, लेकिन परिवार में अंदर खाने जो पावर स्ट्रगल चलता ही रहता है, उसको लेकर के लालू किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, या फिर अब वो चीज उनके हाथ से काफी आगे निकल गई, ये बताएं। देखिए, एक फादर के लौटने के बाद, एक गार्जियन के लौटने के बाद एक बैलेंसिंग फैक्टर तो परिवार में आ जाएगा। आपने तुरंत देखा कि तेजस्वी ने जब लालू जी से मिलने नहीं दिया गया तो वहां धरना किया, और उसके बाद लालू जी उनके घर पे जाते हैं, ये पांव पखारता है, उसके बाद मॉडिफाई हो जाता है। मतलब होता है ना कि बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि दे नीड एन एडिटर, तो उसको भी एक एडिटर चाहिए, पॉलिटिकल एडिटर चाहिए, विच लालू प्रसाद थी, इज ए ग्रेट पॉलिटिकल एडिटर। वो मॉडिफाई, वो जानते हैं, उनका बेटा है, वो जानते हैं कि उसको कैसे मॉडिफाई करना है, वो बैलेंस वो करते रहेंगे। और देखिए, वो एक स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा हुआ है कि देखिए इसके अगेंस्ट में 10-15 दिन में कुछ न कुछ बोलेगा। सारे प्रवक्ताओं को कहा गया इसको रिएक्ट मत करो, क्योंकि मान लीजिए कि कल को पार्टी इनको एक्सपेल कर देती है, वो ये बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तब तो बीजेपी लेके घुमाएगा, इनको इरिटेट करेगा। दिस इज व्हाट लालू वुड नेवर वांट टू हैपन। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये हो पार्टी में रहे। वो जानते हैं कि इसकी न्यूसेंस वैल्यू है, इसका पॉलिटिकल बेस नहीं है उसके पास। ठीक है, यूथ का कुछ ब्रिगेड है, दानापुर के कुछ लड़के हैं, लालू जी का वो एक्सेंट ले लिया, लेकिन पॉलिटिकल विजडम नहीं लिया है। तो वो चीज थोड़ा बहुत चलेगा। हाँ, लेकिन आप 2020 में तेजस्वी ने अपनी लीडरशिप को असर्ट कर दिया है। इवन फादर के पोस्टर को यूज नहीं किया था उसने। आपको याद होगा, वो 10 लाख जॉब वाला लेकर के जिस तरह से उसने एक किया, इकोनॉमिक जस्टिस का थ्योरी देख करके, सोशल जस्टिस से पार एक स्लोगन भी चेंज करके अपना एक पोजीशन बनाया है। तो आई थिंक ही हैज ऑलरेडी अराइव्ड एज ए लीडर, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें पार्टी इनको कितनी कंसीड करती है, फैमिली तेज प्रताप को पॉलिटिकल 4-5 कैंडिडेट उसके हो जाएंगे, लोकसभा में, लोकसभा में हो या विधानसभा इलेक्शन में हो, वो कंसीड कर सकती है पार्टी इनको। लेकिन इनको बहुत ज्यादा एक लीड रोल में, क्योंकि इसको पॉलिटिकल सगासिटी नहीं है, विजडम नहीं है उसको कि वो उनके सामने माइक रख दिए, पता नहीं वो क्या बोल देगा वो तेज प्रताप। तो वो जानते हैं क्यों तेजस्वी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, वो जान रहे थे कि इससे नहीं चलेगा, ये मर्क्यूरियल आदमी है, अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, क्या बोलेगा। तो उसकी पॉलिटिकल यूएसपी इतनी तक है कि वो एल्डरसन है,
बीच बीच में बोलता रहेगा कि हम श्री कृष्ण है, ये अर्जुन है, ये सारे स्लोगन बोलता रहेगा, लेकिन एक सीमा के बाद पार्टी नहीं देगी। अब जगदानंद सिंह के साथ फाइट में क्या मिला? आपको क्या लगता है कि जगदानंद सिंह को बिना तेजस्वी लालू प्रसाद के सपोर्ट टिके हुए हैं? वो तो कब रिटायर होना चाह रहे थे, कई बार बोल चुके हैं। उनके बेटे से मेरी बातचीत हुई, बोलते हैं कि नहीं, वो थक गए हैं, वो तो लालू जी के कहने पर रुक जाते हैं। तो वो ये दोनों की फाइट में लालू जी के आने के बाद एक कामनेस आ जाएगा। ही नोज हाउ टू डील विथ तेज प्रताप। ये फ्री फॉर जो ऑल हो गया था, वो चीजें कंट्रोल होगी। और आप आने वाले दिनों में देखिएगा लालू जी कुछ टिकेंगे तो वो इस तरह से कुछ नहीं करेगा फिलहाल के लिए जी। इनफैक्ट मतलब मेरी जानकारी बिल्कुल कम ही है, लेकिन आप ही लोगों से बात करते हुए ये समझ आता है कि शायद एक लालू प्रसाद यादव ही हैं जो कंट्रोल कर पाते हैं जब कोई चीज खराब हो जाती है तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में, स्पेशली जब वो पिछला इंसिडेंट जिस तरह का था उस तरह की जब एक्रिमनी जब वो पब्लिक हो जाती है। एक अंतिम प्रश्न हमारे पैनल में दोनों ही मेहमानों के लिए। सर, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, लगी गया है बस अगले साल, है ना। अब हम रन अप में आ गए हैं, मामला गर्म हो रहा है। बिहार एक पड़ोसी राज्य है। आप बिहार की पॉलिटिक्स में से किस तरह का फीडबैक जाते हुए देखते हैं? यूपी क्या आरजेडी जैसी पार्टीज उत्तर प्रदेश में भी अपनी पॉलिटिक्स को आजमाने की कोशिश करेंगी? किस तरह का इंटरेक्शन होगा दोनों इकोसिस्टम्स के बीच में? एक एक करके प्लीज बताएं। पुष्यमित्र जी पहले और फिर संतोष जी। यूपी में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इस तरह से पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी या मायावती की पार्टी है, अभी उस तरह से मजबूत विकल्प की तरह दिख नहीं रही है। और इसका फायदा मुझे लग रहा है कि कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि यूपी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत एग्रेसिव मूड में या बहुत ज्यादा विजन में नहीं आ रही है समाजवादी पार्टी की, वो एक विकल्प के रूप में आ रही है। कांग्रेस जरूर बहुत ज्यादा एक्टिव वहां है, और ये मुझे लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस को हो या ना हो, बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कितनी भी मजबूत होगी वो बीजेपी को अभी रिप्लेस करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस अपनी मजबूती बढ़ा सकती है, लेकिन जो पार्टियां वहां बीजेपी को काउंटर कर सकती थी, सपा या बसपा, वो बहुत मजबूत दिख नहीं रही। संतोष जी। मुझे लगता है कि निखिल ने बिहार का कंटेक्स्ट पूछा था। मुझे लगता है कि आप जानना चाह रहे हैं कि जेडीयू ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। और एक स्थिति यहाँ तक आ गई थी, केसी त्यागी के बयान तक हम 200 सीट पर लड़ेंगे, जब थोड़ी वो तो दोनों के बीच में उठापटक चल रही थी। फिर बाद में नॉर्मल हुआ तो कहा कि आरसीपी सिंह, इस मामले को नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि आरसीपी सिंह जो मंत्री बन गए हैं वो देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अलायंस करेगा। इनका जो बॉर्डरिंग एरिया है, खास करके पटेल वाला जो एक कोयरी कुर्मी से मिलती जुलती जो जाती है, उनकी जिनकी संख्या है गाजीपुर से लेकर आप आगे तक जिस एरिया तक आप जाएं, तकरीबन ये करीब 50-50 के करीब वो सीट देख रहे हैं। उतना तो उनको नहीं देगा बीजेपी, लेकिन एक फेयर नंबर ऑफ उनको अगर सीट मिल जाता है, उनको लगता है कि विनिबिलिटी कुछ हो जाए, एक प्रेजेंस हो जाए, क्योंकि नेशनल पार्टी बनने के लिए बहुत प्रयासरत है, वो सफल नहीं हो पा रही है, ऊपर परसेंटेज ऑफ वोट नहीं आ रहा है, तो वो करेगी। आप इनके पास मैं ये कह रहा हूँ ना कि अब जेडीयू असर्ट करेगी। अब ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि हम अलायंस में बातचीत चल रही है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि हमारा अलायंस हुआ कि नहीं होगा। दे आर होपिंग कि देयर कुड बी एन अलायंस विद बीजेपी, और उनको एक जो भी डिजायर्ड नंबर ऑफ सीट्स है, खास करके उस बेल्ट में जहां क्योंकि पटेल वाला पॉपुलेशन अच्छा खासा है, वहां मिल जाए तो दे वुड बी प्रेटी हैप्पी विद दैट। अगर मान लीजिए कि 5 सीट 6 सीट कुछ भी निकाल लें यूपी में, तो एक बिग प्लस होगा, इनकी बिग बोनस होगा कि थोड़ा सा नेशनल पार्टी बनने के प्रयासरत में तो उस दिशा में एक अगला कदम होगा। तो अभी फिलहाल एक क्रिमोनी वाली कोई सीन नजर नहीं आ रही है। वैसे भी बायपोल है, तभी कुछ बोलेगा भी नहीं। ठीक है, इस चीज पे सौरभ मैं चाहता हूँ आप भी रिएक्ट करें। संतोष जी बता रहे थे, हिंट कर रहे थे इनफैक्ट कि हो सकता है उस तरह के विचार में हो जेडीयू की, कुछ एक चीज मिल जाए, पार्टी स्टेटस मिल जाए, और उसके लिए यूपी में 5-6 सीटें चाहिए होंगी। आप एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहे हैं, आपके लोगों से बात भी चल रही है, क्या इस तरह की कोई चर्चा यूपी इकाई जो है भाजपा की, उसके जानिब से भी है? क्या वो एक्सेप्ट करेगी इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। और वो बहुत, मुझे ध्यान है, ये 2007 के चुनाव की बात है, विधानसभा के, और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे सुरेश निरंजन भैया जी यूपी में, और ये एक सीट पे अड़े थे कि साहब एक सीट तो वो लेंगे ही। और उस एक सीट के चक्कर में बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता
कितने कद्दावर से, यूं समझिए कि वो नेता 91 में पहली बार चुनाव जीते थे, ठीक है, 91 में चुनाव जीते, 96 जीते, 2002 जीते, तो 3 बार के विधायक, और वैश्य समाज के बड़े नेता थे बाबूराम एमकॉम, और जो मेरा गृह जनपद है उरई जालौन, वहां से वो विधायक थे, मंत्री रहे, जब जब भाजपा सरकार बनी बाबूराम मंत्री बने। बाबूराम सिटिंग विधायक 10 साल से लगातार, उनका टिकट काट के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को उसी उरई सीट से टिकट दिया गया था, क्योंकि एक बार वो पहले भी चुनाव लड़े थे और करीबी अंतर से हारे थे। और उस चुनाव में जब सुरेश निरंजन चुनाव लड़े तो फिर करीबी अंतर से हार गए, और कांग्रेस के विनोद चतुर्वेदी जीत गए थे, अब सपा में चले गए हैं। तो इनके जो, और ये 2007 की बात है, एनडीए एक रहे, अडवाणी जी को पीएम बनाना है, बिहार में कंटिन्यू रहे सत्ता, जेटली जी बैठे हुए हैं दिल्ली में, ये वो दौर था 7-12 का। अब ये इस वाली भाजपा में तो जब वो वहां पे ग्राउंड सीट नहीं कर पाई जेडीयू, और ये मैनेज ही कर रहे हैं ना, मतलब बीजेपी के लिए कभी आदर्श स्थिति नहीं रहती ना कि वो जूनियर पार्टनर बन के रहे, दे आर डन विद दैट फेज, वो अकाली दल से भी मुक्त हो चुके हैं, सब जगह से मुक्त हो चुके हैं, तो उनके लिए वो बड़ी सहज करने वाली स्थिति नहीं है जहां पे दिल्ली का डिक्टेट क्षेत्रीय राजधानियों में, प्रदेशों की राजधानी में ना माना जाए, ना सुना जाए, और वो उसी स्वर में हो कि भूपेंद्र यादव पहले थे, अब जो भी प्रभारी हो वो आए, कम्युनिकेट करें, और एक फसल ना हो। तो मुझे नहीं लगता है, और दूसरा कोई संगठन भी नहीं जेडीयू का, 2-4-5 लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिहार से सटे इलाकों में उनको लगता होगा कि भाई हम लड़ जाएंगे, कुछ नीतीश कुमार आके दें कोई, और ऐसा भी नहीं कि ब्रांड नीतीश बड़ा उठान पे हो, जैसे वो था ना ये 2010 तक आते आते था कि अरे बिहार में तो कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ कायाकल्प हो रहा है, जो 5 से 10 के बीच एक कहानी चल रही थी, वो ब्रांड नीतीश तो है नहीं। ब्रांड नीतीश का तो हश्र हमने देखा है, पिछले विधानसभा चुनाव में देखा है। इट वॉज अ लर्निंग फॉर मी। हम जब जाते हैं तो अमूमन हम 2-3 पैरामीटर्स देखते हैं जो बहुत ही, अगर हम फिल्टर करते हैं, एक तो सोशल बेस जिसको बोलते हैं सभ्य भाषा में, और क्रूड भाषा में कहते हैं जातीय समीकरण, ठीक, एक वो बेस होता है। दूसरा बेस होता है कि स्थानीय समीकरण क्या है कि साहब पार्टी वार्टी ठीक है, हम फलाने से नाराज हैं या ढिकाने से खुश हैं। और तीसरा होता है कि बड़े फेसेस, बड़ी आइडियोलॉजी, साहब हम तो फलाने के वोटर हैं। आप देखिए कि मैं बिहार में कई जगहों पे गया जहां पे जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी के सामाजिक बेस वाले लोग हैं, युवा हैं, और वो चौराहों पे खड़े होके लेफ्ट राइट और सेंटर नीतीश कुमार को कोस रहे थे। उन्हें बीजेपी से दिक्कत नहीं थी, उन्हें आरजेडी से दिक्कत नहीं थी, वो आरजेडी को वोट देने को राजी थे। अब इसको आप देखिए ये कैसे ग्लास हार उलट गया कि आप 90s के दौर का बिहार देखते हैं, भूरा बाल साफ करो जैसे नारे सुनते हैं, तो कितनी नाराजगी रही होगी नीतीश कुमार से कि ये शीर्षासन कर गई सारी सामाजिक थ्योरियां, पॉलिटिकल थ्योरियां। तो मुझे नहीं लगता है कि देखिए बयान कोई भी दे दे, वो एक होता है ना कि माहौल बनाए रखिए, क्या पता माहौल में ही कुछ मिल जाए, है ना। तो और अभी कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं आ रही कि बड़ी, अभी पिछले ही दिनों चर्चा हो रही थी कि बिहार, तो किसी ने टिप्पणी की यहाँ दिल्ली वाले यार वहां तो शराबबंदी है, तो दूसरे ने कहा अरे महाराज छोड़िए काहे की शराबबंदी है। तो जब प्रदेश के विकास या राजनीति की जगह इस तरह के जुमले चल रहे हो, मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि जो वो 3 इडियट्स में डायलॉग था जिसको चतुर ने, जिसको रंजन थोड़ा सा चेंज कर दिया कि जानता सबको ही है पर बताता कोई नहीं है, तो अभी स्थिति तो वो हो रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि यूपी में कोई संभावना नहीं दिखेगी। मैं लेकिन एक चीज पुष्यमित्र से जानना चाह रहा था, जब हमने पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझना शुरू किया तो हम लोग पढ़ते थे मनोहर कहानियां नुमा किताबों में या माया में या इंडिया टुडे में कि फलाने और ढिकाने गैंग के बीच गैंग वॉर हो गया, और फलाने शुक्ला मारे गए, ढिकाने ब्रिज बिहारी प्रसाद मारे गए, धीमे धीमे बड़े होते गए तो उसमें नाम बदलते रहे। फिर मास्टर्स का दौर आया, वो दौर भी आया जब एक ही बरस में 2 विधानसभा चुनाव हुए, और फिर दूसरी कहानियां आने लगी कि प्रत्यय अमृत और फलाने अधिकारी और ढिकाने अधिकारी, और बदल रहा साइकिल वाली तस्वीरें। संतोष सिंह जैसे पत्रकार भी रूल मिस रूल में वो 2 तस्वीरें छापने लगे, एक में नकल और एक में साइकिल वाली। फिर एक दौर और आया जब लगा कि
अब बिहार की स्टोरी अब नेक्स्ट लेवल पे जानी चाहिए थी, तो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षाएं और सेकुलरिज्म, ये मतलब ये वो वाला झुंझुना है कि जैसे वो रस्सी है खूंटे पे टंगी है, ठीक है। बोले क्या होता था, बोले बेटा ये तुम्हारी दादी के जमाने में ना इससे वो दही बिलोया करते थे। बोले फिर बोले चाची के जमाने में इससे ना झूला बनता था बच्चे का, तो वो गदोली डाल के ऊपर। बोले अब बेटा फिर कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो उतार लेंगे। तो सेकुलरिज्म तो वो हो रखा है देश में भी और बिहार में भी। साथ जाना है तो बजा दिया, दूर जाना है तो बजा दिया। तो फिर वो दौर बीतते बीतते हमने पुष्यमित्र आपकी रुकतापुर भी देखी कि जो एक लग रहा था कि फाइनली बिहार इज राइजिंग और इसे अपनी गौरव गाथा के लिए हर बार बुद्ध और अशोक के पुराने प्रतीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल हैव सम न्यू आइकन्स, सम न्यू स्टोरीज। पर अभी मामला फिर थमा हुआ है। आपको लगता है देयर विल बी अ मोमेंटम, देयर विल बी अ पुश अगेन, या पार्टी यूं ही चलेगी, ये इसी मंथर गति से चलेगा? अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कुछ बदलाव हो पाएगा, क्योंकि नीतीश को जितना कर सकते थे नीतीश ने कर दिया। और दूसरी किसी पार्टी में कोई ऐसा आदमी दिख नहीं रहा है जो कोई मोमेंटम ला सके, कोई बहुत बड़ा बदलाव ला सके। क्योंकि बिहार को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है पैसों की। बिहार की स्थिति यह है कि अभी वो अपने लोगों को सैलरी नहीं दे पाते हैं ठीक से समय पर, और चूंकि सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो लगातार सीटें खाली रह जा रही है, डॉक्टरों की, टीचर्स की, हर डिपार्टमेंट में सीट खाली है। लोग है नहीं तो काम नहीं हो रहा है। तो इनके पास पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत है, और इनके पास पैसों का कोई सोर्स भी नहीं है, शराबबंदी भी हो गई है। और तो अभी नीतीश का भी कुछ काम हो नहीं पा रहा है, और नीतीश अब दिन काट रहे हैं। और दूसरा कोई है नहीं, जैसे संतोष जी कह चुके थे, बीजेपी में कोई ऐसा नेता है नहीं, न राजद में कोई ऐसा विजन वाला नेता है जो आए तो अचानक सब कुछ बदल दे। तो लगता है कि अभी हम लोगों को इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। और बीच बीच में ये है कि पॉलिटिकल तरीके से करें कि हमको स्पेशल कैटेगरी चाहिए, हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए, या कुछ और पैसा फंड दे दीजिए। पैसा आता भी है तो उससे हाईवेज बनते हैं, बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो जो बेसिक चीजें बदलाव के है वो नहीं हो पा रही, ये दिक्कत है। मैं एग्री करता हूँ पुष्यमित्र जी से, जिसने मतलब कहा आप दोनों लोग बिहार से हैं, मैं अपने आप को आधा बिहारी मानता हूं, पूरे गर्व के साथ मानता हूं। ये बिहार के लोगों ने इतना स्नेह दिया है, इसलिए ये एक पत्रकार के तौर पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टिप्पणी भर नहीं है भाई साहब, ये सवाल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तकलीफ से उपजा हुआ सवाल है। मैं चुनाव के पहले, चुनाव के बाद घूमा हूं, मतलब वहां के लोगों का गुस्सा, वहां के लोगों की उम्मीदें, वहां के लोगों की गरीबी, कोई तो ऐसा स्वर होता होगा, कोई चर्निंग होती होगी ग्राउंड पे, किसी सामाजिक, किसी राजनीतिक आंदोलन में, जहां इस तकलीफ को एक स्वर मिले, एक बयान मिले। देखिए, लोग ही मुझे लगता है ना कि बहुत कंप्लेसेंट हो गए हैं। वो बिजली सड़क पानी से ही इतने, मैं अभी घूम रहा था तारापुर में, सब लोग बिजली, कितने घंटे बिजली रहती है, इतनी घंटे बिजली रहती है, इतना अभाव इस स्टेट ने देखा है ना। मुझे भी अपने बचपन का याद है कि अब बांका जाने में मेरे गांव से 3 घंटे लगते थे, 40 किलोमीटर से कम की दूरी है, आज के डेट में 1 घंटा लगता है। तो वो ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। बिजली गांव में रहती ही नहीं थी, तार वार लगे हुए थे, लेकिन 1 घंटे आ जाए, 2 घंटे आ जाए, बहुत बड़ी बात। आज के डेट में 17, 18, 20 घंटे रह रहे हैं, ये बड़ी बात। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ लोगों का एक्सपेक्टेशन में नहीं है कि ये जॉब क्रिएट करे। चर्चा में आती है बात, नौकरी नहीं दिया तभी तो बाहर जाना पड़ता है, ये दर्द है, लेकिन इतनी अपेक्षा नीतीश कुमार से नहीं है कि नहीं जॉब भी दे दिया। वो साफ बोलता है, बिजली दिया ना, सड़क दिया ना, कुछ नहीं था। इसी चीज को नीतीश कुमार बार बार भुनाते हैं कि जैसे लालू जी आते हैं, अभी आए तो फिर वो से जो डायनामिक्स हो गया, रूल और मिसरूल वाला डायनामिक्स फिर से शुरू हो गया कि 15 साल पहले राज कीजिए। वो ये नहीं कहते हैं कि मैंने पिछले 5 साल पहले क्या किया, उसके पिछले 5 साल किया, अपना 5-5 तीनों साल का ब्रेकअप नहीं बताते हैं कि एक 5 साल में मैंने सिर्फ रोड किया, दूसरे 5 साल में पॉलिटिक्स किया, तीसरे 5 साल में मैंने बिजली किया। तो ये बिजली सड़क पानी से निकलने वाला नहीं है। इसीलिए जब हिस्ट्री में चर्चा होगी ना, तो श्री कृष्ण सिंह की जब चर्चा होगी तो श्री कृष्ण सिंह का इंडेक्स जो है डेवलपमेंट वाला हमेशा ऊपर रहेगा। सोशल इंजीनियरिंग में, सोशल एम्पावरमेंट में कर्पूरी ठाकुर का हमेशा ऊपर रहेगा। इनका नंबर ऑफ ईयर्स जो हो जाए, ही हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, ठीक है, फॉर द रिकॉर्ड, ठीक है, लेकिन एक इंडस्ट्री नहीं। अरे कुछ तो आप कीजिए भाई, आप कुछ मखाना कर देते, बनाना कर देते, इतनी सारी संभावना है। चावल का कटोरा हमारे पास है पूरा रोहतास वाले बेल्ट में, भागलपुर की कतरनी है, परेब का इंडस्ट्री जो है पीतल वाला, उसी को चमका देते। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास
चीजें नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है अब कुछ, अब थोड़ा सा टेक्सटाइल में पुश कर रहे हैं, शाहनवाज हुसैन मंत्री बने वो कर रहे हैं, इथेनॉल का थोड़ा सा प्रयास हो रहा है, जो चीजें हो रही है वही बोलना चाहिए, वो चीजें हो रही है। लेकिन जिस तरह से हम लोग कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात इस स्टेट को देखते हैं, जाने के बाद लगता है कि यार कहाँ आ गए, यूएस आ गए हैं, इस टाइप का दिखते हैं। या कुछ तो हो, कुछ ऐसा हो कि भाई मैं ही अपने बेटे को बेंगलोर में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों बिहार में कहने को हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, लेकिन एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा सब्सटेंस का होता है जहां मुझको कॉन्फिडेंस होता है ओके यहाँ मैं पढ़वा सकता हूँ। वैसे कर्नाटका में 50 होंगे जहां बिहार के बच्चे जाकर के पढ़ रहे होंगे। तो वो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए वो प्रयास नहीं किया है। कर्पूरी ठाकुर ने एजुकेशन अपने पास रखा था, ये पहला चीफ मिनिस्टर हम देख रहे हैं, हो सकता है लालू जी भी नहीं रखा था, एजुकेशन अपने पास नहीं रखा इन्होंने। तो ये इन सब चीजों पर ध्यान नहीं गया। अब अभी देखिए, अभी जो इन्होंने स्किल मैपिंग किया था, आए तो होंगे लोग 40-50 लाख, 20 लाख का किया था, तो उसमें ब्रेकअप क्या था? ब्रेकअप ये था कि दिहाड़ी मजदूर करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो वो ब्रेकअप क्यों है? हमारे पास स्किल्ड लेबर क्यों नहीं है? हमारे इस कंप्यूटर जानने वाले और भी डिफरेंट ट्रेड्स के वो क्यों नहीं है? और वो है तो बिहार में क्यों नहीं है? वो प्रधानमंत्री का रोजगार देने वाला कार्यक्रम आया, तो उसमें जब मैं बातचीत खगड़िया से जाकर के बातचीत की, बोला कि 170 रुपया देता है मनरेगा में, और जब हमको बाहर में मिलता है हमको 500-700 चावल के मिल में, तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? तो ये चीजें क्रिएट नहीं कर पाए, मुझे अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है, हो भी रहा है तो बहुत ही पीसमील अप्रोच है। तो कंप्लेसेंट हो गए, लोग भी कंप्लेसेंट हो गए, इनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं। देखते हैं लोगों की अपेक्षाओं को नए सिरे से सेंसेक्स और आप आधा बिहारी नहीं, आप पूरा बिहारी हैं। ठीक बात है, पूरा उत्तर प्रदेश का हूँ, पूरा बिहार का हूँ। और जब आप लोग बोल रहे थे, मैं ये सोच रहा था कि मतलब वैसे तो देखिए हमारे आपके कहे का कोई क्या ही वजन है, पर अगर मुझसे कभी बिहार के मुख्यमंत्री पूछते, टूरिज्म को लेके अद्भुत संभावनाएं हैं बिहार में, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ एकदम। और ब्रांड बिहार सिर्फ सड़क बनाने से नहीं बदलेगा, सिर्फ एनसीआरबी का डेटा दिखाने से नहीं बदलेगा, ब्रांड बिहार टूरिज्म के रास्ते ही बदलेगा। क्योंकि जब मेरे जैसा व्यक्ति जाएगा और फिर 10 जगह गाएगा कि अरे यार बिहार होके आओ, अरे यार सासाराम का मकबरा देखो, शेरशाह सूरी का, अरे तुम गया नहीं गए, अरे वहां नहीं गए, इतना खूबसूरत है, अगर तुम्हें एयर ड्रॉप कर दूं तो तुम्हें बोलना पड़ता है कि एयर ड्रॉप कर दूं तो लगेगा ही नहीं कि तुम बिहार में हो। नालंदा गया वाली बेल्ट इतनी खूबसूरत है, पहाड़ियां हैं, ग्रीनरी है, वाल्मीकि जो रिजर्व है वहां पे जाइए आप। तो एक तो वो टूरिज्म वाला मामला है, दूसरा ये जो बार बार रोना रोते हैं कि साहब जमीन नहीं है, इंडस्ट्री कहाँ से लगाएं, इंडस्ट्री कहाँ से लगाएं। सारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा जमीन नहीं मांगती है, जैसे आईटी इंडस्ट्री। आपकी ये जो गया नालंदा वाली बेल्ट है, नीतीश जी की तो फेवरेट बेल्ट है ना, उनके गृह जनपद और आसपास का इलाका, वो इतना मुफीद है। आपके पास एयरपोर्ट है, आपके पास अच्छा माहौल है, आप कभी भी मैसूर जाइए, बेंगलुरु जाइए, वही वेदर भी एक चीज है ना। तो वो है, आपके पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, बशर्ते नियत हो और बिल्कुल मिशनरी जील से लगे। तो जो अभी पुष्पमित्र जी कह रहे थे ना कि मेरा तो अब हो गया, अब आप लोग आइएगा तब देखिएगा, अपना तो हो गया। सौरभ बस थोड़ा सा इंटरव्यू करूंगा। आपने बहुत अच्छी चर्चा छेड़ी। मैं अभी बांका घूम के आया हूँ, ओढ़नी डैम होके आया हूँ, मैं भूल गया था। मुझको बरगी डैम वाला फीलिंग हुआ, जो मध्य प्रदेश का बरगी डैम जबलपुर के पास है, कितना सुंदर है, उसको डेवलप कर रहा है, बोटिंग शुरू हो रहा है वहां। उनका प्लान है बांका के डीएम का, किस तरह से बता रहे थे, हमको लेके गए थे कि वहां वो क्या क्या बनाएंगे, और उसके बाद बीच में टापू है, कैसे वहां जाकर के टेंट हाउस बना करके लोग रह सकते हैं। तो अपार संभावना है। मंदार हिल जो कि समुद्र की घटने का काम किया था, समुद्र मंथन के, मंदार हिल पर भी रोपवे लग गए हैं। तो ऐसा नहीं, और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से लोग आना चाहें, लेकिन हम चाहेंगे आप जैसे लोग दिल्ली से लोग आए, उत्तर प्रदेश से लोग आए और ओढ़नी डैम को भी जाने, बांका को। ये सब चीजों को लोगों को नहीं जानते थे। मैं भी गया, मेरा गृह जिला है, मुझको आश्चर्य हुआ कि मैंने अभी तक क्यों नहीं देखा था। जब देखा तो दंग रह गया कि इतनी खूबसूरत चीज मेरे मतलब गृह जिले में है। तो ये चीजें ऑफ कोर्स टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। सोलर पावर की संभावना है, जमीन की वास्तव में कोई कमी नहीं है। बियाडा के पास बहुत सारी जमीन है, खाली पड़ी हुई जमीन, और लेने वाला कोई नहीं है। ये बार बार क्यों बोलते हैं कि सब नेता, अरे साहब
आप समझते नहीं हो। आप तो बार बार बोल देते हो कि हमारे यूपी में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो बिहार में क्यों नहीं बन सकते, यूपी में इंडस्ट्री के पास इतनी जगह है तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते, इतने आपके यहाँ की चीजें। आप भाई साहब दिवाली का समय है, सोन पापड़ी वाले जोक्स से अगर आगे बढ़ जाएं तो हमारे घरों में जो डब्बे आ रहे हैं, है ना, अब जो गिफ्ट पैक है वो बदल गया है। अब सिर्फ उसमें सोन पापड़ी और अखरोट बादाम नहीं होते हैं, अब 4 तरह के फ्लेवर वाले मखाने आ रहे हैं, सुपर फूड कहा जा रहा है। बड़े बड़े डाइटिशियन तमाम नाना प्रकार की आड़ी तिरछी डाइटों में उसका बखान कर रहे हैं कि वो फलाने चीज में रिच है। अरे हमको तो पता ही है भैया, इसीलिए तो हमारे बाप दादा सब लोग खाते रहे, घरों में खीर बनती रही, भगवान के भोग में लगती रही। पर आप देखिए कि बन कहाँ रहा है, हो कहाँ रहा है, और वो बिक कैसे रहा है। तो ये विपणन तो वहां के लोग भी कर सकते हैं ना, ये प्रोजेक्शन तो वहां के लोग भी कर सकते हैं ना। पुष्यमित्र जी, आप तो फील्ड पे घूमते रहते हैं, और ये भी हो रहा है, और ये बोलते बोलते ध्यान आया कि जिस अंचल में ये होता था मखाना, उस अंचल में मखाने के साथ साथ तालाब का जिक्र होता था, और हालत ये है कि जो तालाब वाला अंचल था वहां जल संकट है। आप ही की मैं रफ्तें मुझे ध्यान आ रही है सारी। वो पूरा मखाना वाले बेल्ट में है पुष्टि जी। बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ होना चाहिए था। जो पॉलिटिकल विजन चाहिए, उसकी जरूरत है। वो बहुत बड़ा वैक्यूम है अभी बिहार में पॉलिटिकली, खासतौर पर। एक तरफ से नीतीश जी सैचुरेटेड हो गए हैं, बाकी लोगों में संभावना नहीं। जो नया लीडरशिप उभर के आना था वो नहीं आ पा रहा, बहुत धीरे धीरे आ रहा है। कुछ यूथ जरूर छोटे छोटे स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म को लेकर भी बहुत सारे काम सोशल लेवल पर हो रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार का बैकअप नहीं होगा, सरकार उसको लेकर ब्रांडिंग नहीं करेगी और सुविधाएं नहीं देगी, तब तक टूरिज्म में नहीं हो सकता है। अब देखिए बोध गया में जो लोग आते थे, अब वो रात में ठहरते नहीं है क्योंकि शराबबंदी है, वो शाम तक रहते हैं और रात में सारनाथ चले जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है टूरिज्म की बात जो आप कह रहे हैं। हालांकि मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ शराबबंदी के, लेकिन टूरिज्म को डेवलप करेंगे एक तरफ से आप, और दूसरी तरफ से बिल्कुल हार्डकोर शराबबंदी रहेगी तो ये भी नहीं चलेगा। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये पुष्यमित्र जी, ये आपने कहा कि आप शराबबंदी के पक्ष में हैं, पर बिहार में तो शराबबंदी कैसी है कागजों पर और असल में? हमारे रिपोर्टिंग के दौरान कई लोग झूमते झामते आए हैं और बोल के गए। बिल्कुल, हाँ, वो सही बात है। लेकिन जो व्यक्ति मतलब एक आम आदमी तो कहीं से लेके पी लेगा, लेकिन कोई किसी नौकरी में है या किसी बड़े ओहदे पर है, उसको तो जलील होने का भी डर है ना कि पुलिस पकड़ लेगी तो जलील करेगी या पैसे लेगी। नहीं, पर वो 4-5 लाख टूरिज्म, रुपए तक। लेकिन वो टूरिज्म या जो बिजनेस फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो लोग इस वजह से भी नहीं रुकते हैं क्योंकि ये उनके पैकेज का एक हाँ, बिल्कुल। कथित पर अनिवार्य हिस्सा है। हमें तो अभी कल ही कोई बता रहा था कि बोले साहब आप पता करवाइएगा, बलिया से एक बस चलती है और लौट के आती है और उस बस में आगे से पीछे तक जो खुशबू का भभका उठता है। तो ऐसे कितने ही प्रकरण है। बोध गया से लोग चले जाते हैं शाम के वक्त सारनाथ, कोई किसी होटल में कोई रुकता नहीं है, दिन भर घूमे। जो बौद्ध हैं वो भी दिन भर घूम के शाम में सारनाथ चले जाते हैं। जिनकी शादी नेपाल में हुई आजकल ससुराल ज्यादा जाने लगे। हाँ, शादियां बाहर होने लगे। चलिए पुष्यमित्र जी, संतोष जी, आप लोगों ने इतना समय दिया नेता नगरी में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।